हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, आज का ये सेगमेंट जो है ये हिंदी लैंग्वेज, जो कि आजकल उत्तराखंड के कंपटीशन एग्ज़ाम्स या सी टेट यू टेट उसके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो जो आज का ये सेशन मैं लेके आ रहा हूँ वो भाषा लैंग्वेज को लेके आ रहा हूँ। ये सेशन अब लगातार चलते रहेगा, टॉपिक टू टॉपिक जैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ भाषा लैंग्वेज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा, प्रकार, महत्व और लिपि। दोस्तों, आजकल कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए हिंदी लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। ख़ास तौर पे उत्तराखंड का स्टेट एग्ज़ाम हो, यू टेट हो, सी टेट हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो ये सेशन है इसके अंतर्गत हिंदी से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाषा की परिभाषा या भाषा क्या होती है, इसके प्रकार, महत्व और लिपि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के विकास में भाषा का विकास असंभव है। व्यक्ति का सामाजिक जीवन का आधार भाषा है। भाषा के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इन्हीं कारणों से भाषा का उद्गम हुआ है। मनुष्य अन्य प्राणियों से अधिक संवेदनशील और बुद्धिमान प्राणी है। अपने आप को अभिव्यक्त करना उसकी प्रवृत्ति है। सामाजिक प्राणी होने के कारण वो निरंतर समाज के अन्य सदस्यों के साथ विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। प्रारंभ में वह संकेतों या स्पष्ट ध्वनियों का प्रयोग करता था। ध्वनि समूह के संयोजन से वस्तु विशेष के प्रतीक बन गए, जिनसे धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। भाषा विचारों के आदान प्रदान का सबसे सुगम साधन है। भाषा की कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ परिभाषाएं आपके लिए भाषा की लेके मैं आया हूँ। पहली बार परिभाषा के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर स्पष्टता के साथ अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है और दूसरों की बात समझ सकता है। अगली परिभाषा अगर हम देखना चाहें, भाषा परिवर्तनशील होती है। समय के साथ साथ आवश्यकता अनुसार भाषा का स्वरूप बदलता रहता है और भाषा नया रूप धारण कर लेती है। एक अन्य परिभाषा में हम देखें, भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। एक अन्य परिभाषा में और देखा जाए तो भाषा मनुष्य द्वारा उच्चारित होने वाले ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी विशेष समुदाय के लोग विचारात्मक स्तर पर परस्पर संप्रेषण कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, भाषा शब्द क्या है, भाष से बना है। ठीक है, भाष शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी कि मनुष्य अपनी बात कहने के लिए जिन भी ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य के मुख से बोली जाती है। मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनमें एक निश्चित नियम, क्रम तथा व्यवस्था होती है। इन सार्थक ध्वनि से ही शब्दों का निर्माण होता है। इसके अलावा भाषा सिर्फ सार्थक शब्दों को ही स्वीकार करती है, निरर्थक शब्दों को नहीं। इसी कड़ी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। ये बात भी सही है दोस्तों। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव ही नहीं है वो कैसे समृद्ध कभी भी हो सकता है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने में वहाँ की भाषा और साहित्य का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यही बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाषा के भेद, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज कितनी प्रकार की होती हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते भी होंगे, नॉर्मल सी बात है। भाषा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, एक लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा के 3 प्रकार लिखित, मौखिक और सांकेतिक होते हैं। जब श्रोता सामने होता है तो बोलकर हम अपनी बात कहते हैं, और जब वो सामने नहीं होता तो लिखकर हम अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं। भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक होता है।
इसे सीखने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वतः ही सीखी जाती है, जबकि लिखित भाषा को प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। दोस्तों, मौखिक भाषा की अगर बात करते हैं, ये भाषा का मूल रूप है और सबसे प्राचीनतम रूप है। मौखिक भाषा का जन्म मानव के जन्म के साथ ही हुआ है। मानव जन्म के साथ साथ ही बोलना शुरू कर देता है। जब श्रोता सामने होता है तब मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई होती है वो होती है ध्वनि। इन्हीं ध्वनि से शब्द बनते हैं जिन्हें वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, पुराने समय में जब शिक्षा दी जाती थी तो मौखिक रूप से ओरली वो शिक्षा दी जाती थी, जब गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करता था। इसीलिए इसे प्राचीनतम रूप कहा गया है, सबसे प्राचीनतम रूप भाषा का कहा गया है। बात करें लिखित भाषा की, जब श्रोता सामने ना हो तो उस तक बात पहुंचाने के लिए मनुष्य को लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। लिखित भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न और अभ्यास की जरूरत होती है। ये भाषा का स्थायी रूप है जिससे हम अपने भावों और विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान का संचय कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही अपनी मातृभाषा सीख लेता है। अशिक्षित लोग भी अनेक भाषाएं बोल और समझ सकते हैं। भाषा का मूल और प्राचीनतम रूप मौखिक ही है। लिखित रूप बाद में विकसित हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं भाषा का मौखिक रूप प्रधान रूप है और लिखित रूप गौण है। ठीक है दोस्तों, बात करें सांकेतिक भाषा की, जिन संकेतों के माध्यम से छोटे बच्चे, गूंगे लोग अपनी बात दूसरे को समझाते हैं, तो इन संकेतों को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए यातायात नियंत्रित करने वाली पुलिस, गूंगे बच्चों के वार्तालाप, छोटे बच्चों के इशारे, ये सब किसमें आएंगे? सांकेतिक भाषा, जहाँ पर हम एक साइन के माध्यम से किसी चीज़ को बता रहे हैं। अपनी बात कहने का माध्यम क्या है? सांकेतिक माध्यम है। ठीक है। लिखित रूप में जो आजकल प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षा दी जाती है, लिखित रूप में अभ्यास कराया जाता है बच्चे को। और जो मौखिक है ये सबसे प्राचीनतम रूप है भाषा का। पुराने टाइम में भाषा इस प्रकार से दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाषा की लिपि के बारे में। संसार में विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत। ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है तथा अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ऐसी कई लिपि हैं जिनके माध्यम से भाषाओं को लिखा जाता है। लिखित भाषा का अपना महत्व होता है। लिखित भाषा ही ज्ञान के भंडार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इसी के द्वारा हम अपने पूर्वजों, प्राचीन वैज्ञानिकों तथा विद्वानों के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। लिखित भाषा के प्रचार और प्रसार की शक्ति बहुत अधिक होती है। यह किसी भी भाषा को नियमित तथा मानक रूप प्रदान करती है, इसलिए समाज पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान करता है। मौखिक भाषा को लिखित स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि का अपना चिन्ह या वर्ण होता है। वर्णों की इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक प्रकार है। अगर हम डेफिनेशन के माध्यम से इसको समझना चाहें तो क्या होता है? भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। एक अन्य परिभाषा के माध्यम से अगर हम समझना चाहें, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए एक निश्चित किए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने ज्ञान, भाव और विचारों को स्थिर, स्थायी और विस्तृत बनाने हेतु लिपि की आवश्यकता होती है। संसार की विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। लिपि कई तरह की होती हैं, जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, फारसी, रूसी आदि। ठीक है। कुछ लिपियां आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जैसे बात करें हम हिंदी लैंग्वेज की जो लिपि है क्या है? देवनागरी है। संस्कृत जो लैंग्वेज है इसकी भी जो लिपि है वो देवनागरी है। मराठी और नेपाली जो भाषा है उसकी भी देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन है जो उसकी रोमन लिपि है। पंजाबी जो होती है उसकी गुरुमुखी लिपि है। उर्दू, अरबी, फारसी की फारसी लिपि है। और रूसी की बात करें तो रूसी में रूसी लिपि में वहाँ की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा भारत के विशाल भूभाग में बोली जाती है। इसका विकास संस्कृत से माना जाता है। संस्कृत से आज की हिंदी तक इसे विकास यात्रा के अनेक चरणों से गुजरना पड़ा है। आज की हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है। खड़ी बोली का सबसे प्राचीनतम रूप जो था 10वीं शताब्दी में उपलब्ध होता है। इसका वास्तविक उन्नयन 19वीं शताब्दी में हुआ। ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करने तथा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आम आदमी में चेतना जगाने का काम करने वाली जनसंपर्क की भाषा के रूप में खड़ी बोली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसकी व्यापकता और लोकप्रियता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के महत्व के बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हिंदी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में हिंदी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। मातृभाषा के अतिरिक्त आज हिंदी कई भूमिकाएं निभा रही हैं। उसमें बात करते हैं पहले राष्ट्रभाषा। दोस्तों, अभी हमने बात की इससे पहले स्लाइड में कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा ने भारत संघ की भाषा के रूप में मान्यता दी। किसी भी देश के राजकाज की स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है। संविधान के भारत की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। बात की थी हमने पहले अभी। भारत के अनेक राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान राज्य में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है। दूसरी बात करें दोस्तों राष्ट्रभाषा। अभी हमने राजभाषा की बात की, अब राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्र की जो भाषा है, किसी भी राष्ट्र की आशा निराशा आदि को अभिव्यक्त देने वाली भाषा जो कहलाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस दृष्टि से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसके व्यापक प्रचार के आधार पर इसे राष्ट्रभाषा माना गया। बात करें दोस्तों, हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित है। मध्यकालीन से ही हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा का कार्य करती आई है। आधुनिक काल में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। रेडियो, दूरदर्शन, हिंदी चलचित्रों की लोकप्रियता और पत्र पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार में हिंदी केवल हिंदी भाषी प्रदेशों में प्रयुक्त भाषा न रहकर अखिल भारतीय स्तर पर संप्रेषण की भाषा बन गई है। दोस्तों, हिंदी का वर्तमान स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्या हुआ, हिंदी को अब क्या प्रधानता दी जाने लगी है। हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी हो रहा है। भारत के बाहर के देशों में भी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। यूरोप, एशिया और अनेक देशों में इसका अध्ययन विदेशी भाषा के रूप में भी प्रयुक्त किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कृपया मातृभाषा का प्रयोग करें, हिंदी भाषा का प्रयोग करें। जो हमारी मातृभाषा है उसमें सीखने में, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो मातृभाषा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो कोई भी टॉपिक अगर बच्चे को स्टार्टिंग में सिखाया जा रहा है, अगर हिंदी भाषा में प्रयोग करके उसे सिखाया जाए तो वो हिंदी भाषा में जल्दी उस चीज़ को गेन कर सकता है। इसीलिए मेरा कहने का जो तात्पर्य है कि मातृभाषा का प्रयोग जितना अत्यधिक हो सके वो अत्यधिक करने की कोशिश हमने करनी चाहिए। हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं दोस्तों। हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25.79 करोड़ भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, कि लगभग 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। सन 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो आंकड़े मिलते हैं उसमें हिंदी को तीसरा स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? तीसरा स्थान दिया गया है। वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भाषा में 4 भाषा परिवार होते हैं दोस्तों, भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है। हिंदी भारोपी भारतीय यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा से विकसित एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। भारत में जो 4 भाषा परिवार हैं दोस्तों, जैसा हमने अभी बताया था, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। तो जो भारोपी बोलने वाले हैं वो कितने हैं? 73% लोग जो हैं वो भारत में भारोपीय भाषा परिवार से रिलेटेड हैं। द्रविड़ भाषा परिवार से 25% लोग हैं, ऑस्ट्रिक 1.3% एंड चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार हैं वो बोलने वालों की संख्या कितनी है? 0.7% है। ठीक है दोस्तों। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका जो प्रयोग काल माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से
500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। उदाहरण के लिए वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत इसके अंतर्गत आएगी। दूसरा है दोस्तों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका प्रयोग काल माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। जो तीसरा है दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये 1000वीं ईस्वी से अब तक की जो भाषा है इसके अंतर्गत आती है। हिंदी और हिंदीतर भाषाएं जैसे बांग्ला, उड़िया, मराठी, सिंधी, असमिया, गुजराती, पंजाबी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आएंगी। हिंदी की विभिन्न बोलियां और उनका साहित्य के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी की अनेक बोलियां या कहें उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, मैथिली, खोरठा, पंचपरगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी की साहित्य की रचना हुई है। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख हैं। यह बोलियां हिंदी की विविधता हैं और उसकी शक्ति भी। वे हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती हैं। हिंदी की बोलियां और उन बोलियों की उपबोलियां हैं जो न केवल अपने में एक बड़ी परंपरा, इतिहास, सभ्यता को समेटे हुए हैं, वरन स्वतंत्रता संग्राम, जन संघर्ष, वर्तमान के वादविवाद के खिलाफ भी उसका एक संरचना सचेत है। मोटे तौर पर हिंदी या हिंद भारत की जो भाषा है उसे क्या कहा जाता है? हिंदी कहा जाता है। अंग्रेजी शासन के पूर्व इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था, पर वर्तमान काल में सामान्यतः इसका व्यवहार उस विस्तृत भूखंड की भाषा के लिए होता है जो पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल की तराई, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक फैली हुई हैं। हिंदी के दो मुख्य भेद हैं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी और पूर्व हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। वो बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास बोली जाती हैं। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। बांगरू को जाटू या हरियाणवी भी कहते हैं। यह पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है, जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण है। ब्रजभाषा मथुरा के आसपास ब्रजमंडल में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के मध्य युग में ब्रजभाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ, इसलिए इसे बोली न कहकर आदरपूर्वक भाषा कहा गया। मध्यकाल में यह बोली संपूर्ण हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता इसको मिल गई थी, पर साहित्यिक ब्रजभाषा में ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ अन्य प्रांतों में शब्दों और प्रयोग का भी ग्रहण है। कन्नौजी गंगा के मध्य दोआब में बोली जाती है। इसके एक और ब्रजमंडल है और दूसरी ओर अवधि का क्षेत्र। यह ब्रजभाषा में इतनी मिलती जुलती है कि इसमें रचा गया थोड़ा बहुत साहित्य है। ये ब्रजभाषा का ही माना जाता है। बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। बुंदेलखंड में ब्रजभाषा के अच्छे कवि हुए हैं, जिनकी काव्य भाषा पर बुंदेली का प्रभाव हुआ है। बात करें पूर्वी हिंदी की दोस्तों, पूर्वी हिंदी की 3 भाषाएं हैं, 3 शाखाएं हैं कह सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो है अर्धमागधी प्राकृतिक की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। इसके 2 भेद हैं, पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी। अवधी को बेसवाड़ी भी कहते हैं। तुलसी के रामचरितमानस में अधिकांशतः पश्चिमी अवधी मिलती है और जयसी के पद्मावत में पूर्वी अवधी मिलती है। बघेली बुंदेलखंड में प्रचलित है। यह अवधी का ही एक दक्षिणी रूप है। छत्तीसगढ़ी पलामू झारखंड की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बुंदेलखंड की सीमा से उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग की एक बोली है। इसमें प्राचीन साहित्य नहीं मिलता। वर्तमान में कुछ लोक साहित्य रचा गया है। बिहारी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी आदि बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। बात करें दोस्तों बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी की। हिंदी प्रदेश की 3 उपभाषाएं हैं, जिन्हें बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी कहते हैं। बिहारी की भी कितनी हैं? 3 भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहार के एक कस्बे भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ, पर भोजपुरी का प्रसार बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश में है। बिहार के शाहजहां, चंपारण और सारण जिले से लेकर गोरखपुर तथा बारस कम्युनिस्टी तक का क्षेत्र भोजपुरी का है। भोजपुरी पूरी हिंदी से अधिक निकट है। हिंदी प्रदेश की बोली में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें प्राचीन साहित्य तो नहीं मिलता, पर ग्राम गीतों के अतिरिक्त वर्तमान काल में कुछ साहित्य रचने का प्रयत्न भी हो रहा है। मगही के केंद्र पटना आ गया है और इसके लिए कैथी लिपि का व्यवहार
होता है, पर आधुनिक मगही साहित्य मुख्यतः देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है। मगही का आधुनिक साहित्य बहुत समृद्ध है और इसमें प्राय सभी विद्याओं में रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। मैथिली एक स्वतंत्र भाषा के रूप है जो संस्कृत के करीब होने के कारण हिंदी से मिलती जुलती लगती है, परंतु मैथिली हिंदी के अधिक बांग्ला के निकट है। मैथिली गंगा के उत्तर में दरभंगा के आसपास प्रचलित है। इसकी साहित्यिक परंपरा पुरानी है। विद्यापति के पद प्रसिद्ध ही हैं। मध्य युग में लिखे मैथिली नाटक भी मिलते हैं। आधुनिक काल में भी मैथिली का साहित्य निर्मित हो रहा है। मैथिली भाषा भारत और नेपाल के संविधान में राजभाषा के रूप में दर्ज भी की गई है। नेपाल में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? मैथिली ही है। राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी का प्रसार पंजाब में दक्षिण में है। ये पूरे राजपूतानी और मध्य प्रदेश के मालों में बोली जाती है। राजस्थानी का संबंध एक और ब्रजभाषा से है और दूसरी ओर गुजराती से है। पुरानी राजस्थानी को डिंगल कहते हैं, जिसमें चरणों का लिखा हिंदी का आरंभिक साहित्य उपलब्ध है। राजस्थानी में गद्य साहित्य को भी पुरानी परंपरा है। राजस्थानी की 4 मुख्य बोलियां भाषाएँ हैं, जैसे मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। मारवाड़ी का प्रचलन जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। राजस्थानी के अंतर्गत कुछ विद्वान भीली भी इसे कहते हैं। पहाड़ी उपभाषा राजस्थानी से मिलती जुलती है। इसका प्रसार हिंदी प्रदेश के उत्तर हिमालय के दक्षिण भाग में नेपाल से शिमला तक है। इसकी 3 शाखाएं हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है, जिसे नेपाली और परमबतिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊं और गढ़वाल में प्रचलित है। इसके 2 भेद हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, जो हमारे उत्तराखंड इसके अंतर्गत आता है। ये पहाड़ी उपभाषाएं नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसमें पुराना साहित्य नहीं मिलता। आधुनिक काल में कुछ साहित्य लिखा जा रहा है। कुछ विद्वान पहाड़ी को राजस्थानी के अंतर्गत ही मानते हैं। पश्चिमी पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। इसकी मुख्य बोलियों में मडियाली, कुल्लवी, चंबियाली, क्योंथली, कांगड़ी, सिरमौरी, बघाटी और बिलासपुरी प्रमुख हैं। प्रयोग क्षेत्र के अनुसार भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके आधार पर हिंदी क्षेत्र, अन्य भाषा क्षेत्र, भारतेतर क्षेत्र, 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हिंदी क्षेत्र क्या है? हिंदी क्षेत्र में हिंदी की मुख्यतः 17 बोलियां बोली जाती हैं, जिन्हें 5 बोली वर्गों को इस प्रकार व्यक्त करके रखा जाता है कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अन्य भाषा क्षेत्र में इनकी प्रमुख बोलियाँ हैं दक्षिणी हिंदी, गुलबर्गी, बीदरी, बीजापुरी तथा हैदराबादी आदि, बम्बईया हिंदी, कलकत्ता हिंदी तथा सिलंगी हिंदी। भारतेतर क्षेत्र में भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदी भाषी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में बसे हैं। सीमावर्ती देशों के अलावा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, जापान, चीन तथा समस्त दक्षिण पूर्व व मध्य एशिया में हिंदी बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। लगभग सभी देशों की राजधानी के विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। भारत के बाहर हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं ताजुबेकी हिंदी, मॉरिशसी हिंदी, फिजी हिंदी, सूरीनामी हिंदी, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। दोस्तों, हिंदी प्रदेशों की हिंदी बोलियों की बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी जो है खड़ी बोली जो बोली जाती है देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेड़ता, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद में। ब्रजभाषा जो बोली जाती है आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर, यूपी के जो मेनली एरियाज़ हैं। हरियाणवी, हरियाणा और दिल्ली के जो देहाती प्रदेश हैं, दिल्ली है। बुंदेली जो बोली जाती है दोस्तों झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद। कन्नौजी जो बोली जाती है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बोली जाती है, इसके अंतर्गत इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत ज़िले इसके जो ग्रामीण ज़िले हैं यहाँ पे आते हैं। पूरी हिंदी की बात करें दोस्तों, पूरी हिंदी की बात करें अवधी जो बोली जाती है कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, अयोध्या, गोंडा, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर ज़िले जो यूपी के हैं, यहाँ पर अवधी बोली जाती है। बघेली जो बोली जाती है रीवा, सतना, मेहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, नागौद में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी जो बोली जाती है बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नांदगांव, कांकेर, महासमुंद, सरगुजा, कोरिया में बोली जाती है। राजस्थानी जो भाषा है दोस्तों मारवाड़ी भाषा है, जयपुरी है, मेवाती है, मालवी जहाँ पे बोली जाती है। पहाड़ी भाषा की बात करें तो पूर्वी पहाड़ी जिसमें नेपाली आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, पश्चिमी पहाड़ी जिसमें हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियाँ आती हैं। बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही, नागपुरी, खोटा और पंचपरगनिया। ठीक है दोस्तों,
विदेशों में जो बोली जाने वाली हिंदी बोलियां हैं वो हैं उज्बेकिस्तान, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, मध्यपूर्व, ट्रिनिदाद और टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, आपको आज का जो ये हिंदी का इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट हम लेके आएंगे, इसका अगला टॉपिक जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत उसके बारे में लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।